अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर लिखने के बाद व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। गैस आज की ये जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमें नदीम साहब ने पंजाब से शेयर की है। ये एक ऐसी हॉरिफिक स्टोरी है जिस हॉरिफिक स्टोरी के अंदर ना सिर्फ मैसेज है बल्कि इसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपको भी डर लगना शुरू हो जाए। लिहाजा इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आपने अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। मेरा नाम नदीम है और ये जो किस्सा कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये अब से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 18 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। बेसिकली मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौर में हम लोग अपने घर यानी अपने फादर के घर से अपनी नानी के घर साहिवाल के गांव में रुकने के लिए गए हुए थे। बेसिकली हमारी नानी का जो घर था ये एक छोटा सा गांव था। इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा मकानात मौजूद नहीं थे। हाँ, इस गांव के अतराफ में अगर आप सराउंडेड एरिया की बात करें बहुत ज़्यादा खेत मौजूद थे। अक्सर ऐसा होता था कि जैसे जैसे शाम होती या आप कह सकते हैं कि अंधेरा होना शुरू हो जाता तो आप कह सकते हैं कि शाम होने के बाद या अंधेरा होने के बाद इसको एक कब्रिस्तान की तरह देखा जा सकता था। ऐसा लगता था जैसे आप किसी कब्रिस्तान में आ चुके हैं। मुर्दे तो मौजूद हैं जो कि कब्र के अंदर हैं, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है। अजीब बात यह थी कि जूं जूं मैं बड़ा हो रहा था मेरे अंदर एक आदत थी कि अक्सर रात के औकात में ख़ासतौर पे 12-1 बजे के बाद मैं बाहर निकल जाता। कभी रेडियो पे मुख्तलिफ तरीक़ों से गाने वगैरह सुना करता और इसी तरह वॉक करते हुए अपने आप को टाइम दिया करता। तो वैसे ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि तमाम के तमाम घर वाले, ख़ास तौर पे जो मेरे नानी के घर वाले थे, वो सारे के सारे सो चुके थे और मैं अकेला पागलों की तरह, उल्लुओं की तरह जाग रहा था। वैसे ही मैंने बाहर निकलना या बाहर जाके टहलना बेहतर समझा। हल्की हल्की सी सर्दी थी और इस सर्दी में ख़ास तौर पे जबकि धुंध मौजूद हो, गांव की गलियों में, सड़कों पे, खेतों में घूमने का अपना ही मज़ा हुआ करता है। खैर मैं अपने घर से यानी कि नानी के घर से बाहर निकला और टहलता टहलता खेतों से ये जो एक कच्चा पक्का रास्ता मौजूद था इस रास्ते के ज़रिए होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वैसे आमतौर पे जब भी मैं रात में या रात के औकात में सफ़र किया करता था या आप कह सकते हैं कि चहलकदमी के लिए निकला करता था तो मेरे पास कोई ना कोई टॉर्च ज़रूर मौजूद होती थी। लेकिन जिस रात ये किस्सा, ये कहानी मेरे साथ पेश आई, बदकिस्मती ये थी कि मेरे पास ना ही कोई टॉर्च मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की माचिस या इस तरह की चीज़ का इंतज़ाम था। खैर चलते चलते बिला आखिर में एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे दूर दूर तक खेती खेत मौजूद थे और सिर्फ एक कच्चा सा रास्ता था जो कि शायद शहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इस खेत के दोनों अतराफ में लंबे लंबे घने घने दरख्त मौजूद थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे के दरमियान ये जो स्ट्रीट है इसके आखिर में कोई ना कोई मौजूद है या कोई सफ़ेद कलर की शय है जो मुझे दूर से ही दिखाई दे रही थी। जब आपको रात के औकात में, ख़ास तौर पे अंधेरे में कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है तो आपका अगला सवाल ये होता है कि ये कौन है और इतनी रात में यहाँ पे क्यों मौजूद है। तो वैसे ही इस तजस्सुस में जब मैं आगे बढ़ता चला गया तो आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एहसास हुआ जैसे कि कोई बैठा हुआ है जो कि ना सिर्फ दरख्त के नीचे मौजूद है बल्कि उसने अपने पूरे जिस्म को, ख़ास तौर पे सर वाले हिस्से को एक चादर के ज़रिए ढांप रखा है। बज़ाहिर दूर से दिखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो कि शायद किसी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन अगर वाकई में वो एक औरत थी और किसी का इंतज़ार कर रही थी तो सवाल वाली बात ये थी कि इतनी रात में इस गांव के माहौल में इतनी ठंड के अंदर इस तरह से बैठना कि अपने आप को या अपने जिस्म को, अपने मुंह को छुपा लेना और वहाँ बैठ के किसी का मुंतज़िर होना, ये किसी भी तौर पे अक्लमंदी की बात नहीं लग रही थी।
खैर मुख्तलिफ सवालात मेरे जहन में मौजूद थे और इन सवालात को लेके जब मैं आगे बढ़ता चला गया तो मेरे और उस औरत के दरमियान तकरीबन 4 या 5 फीट का फासला मौजूद था। जो मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था मुझे अब लगने लगा था कि मेरे कानों में हल्की हल्की सी सरगोशी होना शुरू हो चुकी है। कुछ है जो मेरे कानों के अंदर कहा जा रहा है, कोई मैसेज है जो मुझे कन्वे किया जा रहा है। बड़ा गौर कर रहा था कि आखिर ये कैसी आवाज़ है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन मुसलसल सुनाई दे रही है। और ऐसा ही था कि जब मैं इन सरगोशियों के दरमियान मज़ीद आगे बढ़ा तो इससे पहले मैं उस औरत के एग्जैक्टली सामने जाके खड़ा होता, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी औरत या लड़की के हंसने की या मुस्कुराने की एक अजीब सी आवाज़ सी महसूस हो रही है। यकीनन पहला इंप्रेशन यही था कि मेरे सामने जो औरत बैठी हुई है, जिसके चेहरे को, जिसके जिस्म को मैं अब तक नहीं देख पाया हूँ, तो बज़ाहिर लग रहा था जैसे ये उसी औरत की हंसी की सी आवाज़ है जो मुसलसल न सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है बल्कि अब मुझे लग रहा था वो औरत ना सिर्फ मुस्कुरा रही है, ना सिर्फ हंस रही है, बल्कि उसके साथ साथ किसी दूसरी औरत की भी आवाज़ मुझे महसूस हो रही है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रुक जाऊं, मज़ीद आगे बढ़ने से परहेज़ करूं, लेकिन जब आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होके ही रहता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं एग्जैक्टली उस औरत के सामने पहुंचा और जब मैंने उसको मज़ीद गौर से देखना चाहा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एकदम से अपना मुंह ऊपर करेगी और मुझे बिलाखिर उसका चेहरा दिखाई देने लगेगा। लेकिन आप यकीन करें कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ मुझे उसके हंसने की या मुस्कुराने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन ना ही वो इसके अलावा कोई मज़ीद रिस्पॉन्स कर रही थी, ना ही उसको मेरे उसके सामने खड़े होने का ज़रा बराबर भी फ़र्क महसूस हो रहा था। कुछ अजीब तरीके से वो वहाँ पे बैठी हुई थी और जिस तरह उसने अपने आप को या अपने वजूद को वहाँ पे संभाल रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो वजूद है वो बहुत ज़्यादा भारी है, वो बहुत ही लंबी चौड़ी है। खैर इसी दौरानिए में कि मैं मज़ीद उसके बारे में कुछ जान पाता, आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगा कि हवा के दोष पे वो चादर जो उसके जिस्म पे डली हुई थी वो ना सिर्फ खिसकना शुरू करती है बल्कि देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे चादर किसी ने बाकायदा हवा के बहाने से खींच के दूर कर दी हो। अब मैं उस औरत के बराह रास्त सामने मौजूद था और यकीन करें जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा उसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन ना होगा। मैंने देखा कि ये जो औरत मेरे सामने मौजूद थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे इसका चेहरा न सिर्फ काला सा चेहरा है बल्कि मज़ीद गौर करने पे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका चेहरा झलसा हुआ चेहरा है। इस काले और झलसे हुए चेहरे के दरमियान जो उसकी आंखें मौजूद थीं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था आंखें नहीं हैं बल्कि उन आंखों की जगह पे कोई आग है जो मुसलसल जलती चली जा रही है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों पे बहुत ज़्यादा बाल मौजूद हैं। इसके बाद सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि मैं कैसे वहाँ से पलटा। वहाँ से पलटने के बाद मैंने अपने गांव यानी अपनी नानी के घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। बज़ाहिर ये जो रास्ता था जो कि 10-15 मिनट का रास्ता था, ऐसा लग रहा था ये रास्ता तकरीबन 2 या 3 दिन के रास्ते में तब्दील हो चुका है। मुसलसल मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हो रहा था और ऐसा लग रहा था कोई मुसलसल फिजा में हंसता चला जा रहा है और ना सिर्फ हंस रहा है बल्कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं नानी के घर पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद मैंने ज़रा सुकून का सांस लिया। इस वाक़े के बाद आप यकीन करें कि मुझे तकरीबन 1 हफ्ते तक ना सिर्फ शदीद बुखार रहा बल्कि आप कह सकते हैं कि इसके बाद से मैंने नानी के घर जाने से न सिर्फ परहेज़ करना शुरू कर दिया था बल्कि अगर कभी मुझे जाना भी पड़ता तो रात के औकात में ख़ास तौर पे उस कच्चे रास्ते पे जाने से परहेज़ किया करता था। कहा जाता है, यह बताया जाता है कि नानी के गांव में ये जो कच्चा पक्का रास्ता है जो कि खेतों के दरमियान से होता हुआ सीधा शहर की तरफ जाया करता है, इस रास्ते में अक्सर इस तरह की एक मखलूक को या चुड़ैल को देखा जाता है।
अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के कोई किस्से या कहानियाँ मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पे साहिवाल के किसी गांव के बारे में मौजूद हो, तो आप लोग भी शेयर करें। हो सकता है कि मेरा जो किस्सा था वो और आपके किस्से एक दूसरे से मिलते जुलते हों। अच्छा गाइस, इससे पहले हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। मेरा नाम काशान है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये अब से आप कह सकते हैं कि 21 साल पुरानी कहानी है। और ये उस दौर की बात है जब मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक कंपनी में नाइट शिफ्ट में जॉब किया करता था। बेसिकली मेरे घर के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उस दौर में जबकि मैं कॉलेज का स्टूडेंट था तो मेरे पास यही बेहतर ऑप्शन था कि मैं रात के औकात में जॉब करूं। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी भी वजह से हमारे ऑफिस की जो प्रोडक्शन थी या जो भी कंपनी थी वहाँ की जो भी प्रोडक्शन थी वो रुक दी गई और रात के 3 साढ़े 3 बजे सबको छुट्टी दे दी गई। शायद कोई बड़ा प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने में कुछ घंटे लगने थे। तो मैनेजमेंट ने यही डिसाइड किया कि जो भी स्टाफ अभी ऑफिस के अंदर मौजूद है उनको छुट्टी दे के रवाना कर दिया जाए। अब इतनी रात में यानी कि रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जब मैं अपने घर के लिए निकला तो मेरे घर का जो रास्ता था वो वहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट के फासले पे मौजूद था। वैसे आमतौर पे जब मैं आता था और जाता था तो रास्ते में निस्बतन रौनक हुआ करती थी, लेकिन जिस रात ये वाक़या मेरे साथ पेश आया मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं कंपनी से निकला तो मेरे साथ एक दोस्त भी मौजूद था। उसका घर रास्ते में ही था और जब उसका घर आया तो वो अपने घर के अंदर चला गया और मैं अकेला अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक मोड़ के पास पहुंचने वाला था। इससे पहले कि मैं उस मोड़ के पास पहुंचता मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जहाँ पे साइड में कचरा पड़ा हुआ है उस कचरे के आगे कोई अजीब सी शय बैठी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई इंसान बैठा हुआ है, कभी ऐसा लगता कि इंसान नहीं है, कोई चौपाहा वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैं उस वजूद के बिल्कुल करीब पहुँचा और मैंने उस वजूद को गौर से देखा तो आप यकीन करें वो जो भी मखलूक थी आधा इंसान थी और आधा जानवर लग रही थी। कुछ अजीब तरीके से शैतानी अंदाज में वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरा काम होने वाला है। अल्लाह जानता है कि मैं वहाँ से जैसे तैसे मुड़ा और मुड़ने के बाद जब मैंने पलट के वापस अपनी फैक्ट्री अपनी कंपनी की तरफ दौड़ना शुरू किया तो वही मखलूक मेरे सामने दोबारा मौजूद थी। बस इसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरी आंखें बंद हुई हैं और आंखें बंद होने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होता चला गया हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मेरे अतराफ में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि शायद यहीं के करीबी इलाके के रिहायशी थे और सुबह के तकरीबन 6-7 बजे का टाइम हो रहा था। अब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने तुम्हें देखा कि तुम मेन रोड पे यानी मेन रास्ते के ऊपर गिरे हुए हो। बज़ाहिर सबको ये लग रहा था जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जो सच्ची बात थी, जो सच्चा वाक़या था, मैंने उस वक्त उन लोगों को शेयर नहीं किया। खैर कुछ देर बाद जब मैं मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हुआ तो मैं वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आप यकीन करें कि जब मैं अपने घर आया तो घर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रात में मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत ही ख़तरनाक वाक़या था। इस वाक़ये के बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि किसी भी तौर यहाँ से यानी जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था और ख़ास तौर पे जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था मुझे वहाँ से गुजरने से परहेज़ करना है। ये स्टोरी हमें मिस समरीन ने इंडिया से शेयर की है। ये बताती है कि इनका ताल्लुक लखनऊ से है और इनकी फैमिली में जैसे कि फैमिली टेल्स हुआ करती हैं, इसी तरह एक स्टोरी है जो इनके परदादा ने इनके दादा को और फिर इनके दादा ने इनके फादर को सुनाई थी। उस स्टोरी के मुताबिक इनके जो परदादा का घर था वो लखनऊ से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पे कोई छोटा सा गांव मौजूद था, वहाँ पे था। अब ये जो गांव था ये इतना बड़ा गांव नहीं था
और 1965 में, यानी अब से तकरीबन आप समझ लें कि 50-55 साल पहले की अगर आप बात करें, तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, लाइट भी ना होने के बराबर थी। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था। खैर, इनके जो परदादा थे उनका जो घर था वो बेसिकली जहाँ पे मौजूद था, इनके घर के बिल्कुल सामने एक गवर्नमेंट अस्पताल हुआ करता था। उस अस्पताल के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के दौर में इस अस्पताल को इस्तेमाल किया जाता था, और जैसे जैसे इस बिल्डिंग की हालत खस्ता से खस्ता होती चली गई, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो अस्पताल था इसका इस्तेमाल कम से कम कर दिया गया, और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि इस अस्पताल को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। इनके परदादा बताते हैं कि इनका जो घर था उसके बिल्कुल सामने अस्पताल था, और बिल्कुल जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ की एक खिड़की थी जो इनके घर से मुकम्मल तौर पे नज़र आया करती थी। शुरू शुरू में ये जो खिड़की थी ये भी बंद थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे खिड़की निकल के गिर गई, और इसके साथ साथ अस्पताल की जो दीवारें थीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके गिरना शुरू हो गईं। खैर, इनके साथ जो वाक़यात पेश आना शुरू हुए थे उसमें कुछ इस तरह से था कि इनकी जो मदर थी, एक दफ़ा वो अपने कमरे में मौजूद थी और रात के तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम था। अब चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, तो यही चांद की रोशनी जब अस्पताल के अंदर पड़ रही थी, और ख़ास तौर पे जहाँ पे विंडो मौजूद थी वहाँ से जब वो अंदर जा रही थी, तो अस्पताल का थोड़ा सा हिस्सा था जो इस विंडो के ज़रिए इन लोगों को नज़र आ रहा था। ये इत्तेफाक से उस विंडो के सामने अपने घर में खड़ी हुई थी, और इनकी जो नज़र थी वो अस्पताल की या विंडो की तरफ थी। इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि जो विंडो है उसके सामने से एकदम से कोई गुजरा है। अब इनको ऐसा लगा कि शायद इनका वहम हो, या हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह हो जो अंदर आ गई हो। लिहाजा इन्होंने नज़रअंदाज किया और ये दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई। मुश्किल से 1 मिनट के बाद जब इनकी दोबारा से उस विंडो की तरफ या उस अस्पताल की तरफ नज़र पड़ी, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे बाकायदा एक औरत खड़ी हुई है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है, और चांद की रोशनी में उसका जो चेहरा नज़र आ रहा था, उनके मुताबिक ये जो चेहरा था ये जला हुआ चेहरा था। ऐसा लग रहा था कि ये जो औरत है इसकी कुछ देर पहले ही आग लगने की वजह से स्किन जो है वो झलस चुकी है या वो जल चुकी है। अब जब इन्होंने अस्पताल की खिड़की में उस औरत को खड़े हुए देखा, तो इनको एकदम से याद आया कि ये जो अस्पताल है ये तो सालों से बंद है, और रात के इस पहर में किसी औरत का इस खिड़की के ऊपर खड़ा होना या यहाँ से बाहर झांकना भला कैसे मुमकिन है। खैर, ये फौरन से पलटी, और पलटने के बाद जो इनके ग्रैंडफादर थे जब उनके पास आईं, उनसे कहने लगी कि ज़रा देखो अस्पताल की खिड़की में ये कौन औरत खड़ी हुई है। खैर, जब वो किसी को लेके वहाँ पे आईं और जब इन्होंने वहाँ पे ऊपर की तरफ देखा, तो उस खिड़की में ना कोई औरत मौजूद थी और ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। एक तरह से इनका पहला एनकाउंटर था जो उस औरत से या उस मखलूक से बराह रास्त हुआ था। अब इसी तरह 2-4 दिन मजीद गुजरे, और जब जुमेरात की रात आई तो रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, और इत्तफाक से जो इनके ग्रैंडफादर थे वो किसी काम से घर की जो छत है उसके ऊपर चढ़े हुए थे। खैर, उस काम के दौरान जब इनकी नज़र उसी अस्पताल पे या उस खिड़की की तरफ पड़ी, तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जिसकी तकरीबन 18 या 20 साल के दरमियान उम्र है, और बज़ाहिर देखने से वो जवान लग रही है। वो खिड़की में खड़ी हुई है और खिड़की से खड़े खड़े वो इनकी तरफ देख रही है। अब जब इन्होंने उसके चेहरे पे या उसके जिस्म पे मजीद गौर किया, तो उन्होंने देखा कि उसकी जगह जगह से स्किन ना सिर्फ जली हुई थी, बल्कि उसके चेहरे से काफ़ी जगह पे बराह रास्त गोश्त नज़र आ रहा था। अभी जबकि ये उस औरत को देख ही रहे थे और उसके बारे में जानने की या उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे,
कि एकदम से वो जो लड़की थी उसने इनको देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब ये मुकम्मल तौर पे पजल्ड थे। ये चाहने के बावजूद भी ना अपनी जगह से हिल पा रहे थे, ना ही इनके मुंह से अल्फाज अदा हो रहे थे। खैर जैसे तैसे ये मुड़े, और जैसे ही ये मुड़े और नीचे की तरफ आने लगे तो इनको एकदम से ऐसा लगा कि इनकी जो छत है जहां पे खड़े हुए थे, एकदम से कोई भारी सी चीज वहां पे आके गिरी है। अब जैसे ही इनको ऐसा लगा कि इनके पीछे कुछ आके गिरा है तो ये एकदम से पलटे, और जैसे ही ये पलटे तो इन्होंने देखा कि वही लड़की जो अभी अस्पताल की खिड़की से इनकी तरफ देख रही थी और इनको देख के मुस्कुरा रही थी, वो अब इनकी छत पे मौजूद है। और उसकी जो स्किन है वो जगह जगह से जली भी है, और वो वैसे ही इनको अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही है। अब जैसे ही इन्होंने अपनी छत पे उस लड़की को देखा और इतने बुरे हाल में देखा तो एकदम से इनके मुंह से चीख निकली, और ये बताते हैं कि इसके बाद इनको कुछ याद नहीं है। खैर जब इनको होश आया तो इनके चारों तरफ सारे घर वाले मौजूद थे, और ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि इनके ऊपर मुसलसल दम दुरूद किया जा रहा था। इनको शदीद बुखार हुआ था, इनके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ी हुई थी, और इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। खैर जब इनकी आंखें खुली और ये होश में आए तो इनके जो घर वाले थे उन्होंने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया, और कुछ देर के बाद इनसे पूछा कि बिलाखिर ये इतनी बुरी तरह क्यों चीखे थे। खैर इन्होंने उन घर वालों को या जो भी अजीज़ो अकारिब थे उनको सारा का सारा वाक़या बताया, तो सबको यकीन हो चला कि ये जो सामने अस्पताल है जो कि काफ़ी अरसे से अबंडन है, इसके फर्स्ट फ्लोर पे या उस फ्लोर पे जहाँ से खिड़की नज़र आती है, कोई ना कोई चुड़ैल या इस तरह की मखलूक है जो रहा करती है। उसके बाद से इनके जो घर वाले थे उन्होंने अपने तौर पे एक कोशिश शुरू कर दी थी कि किसी भी तौर पे मगरिब के बाद ख़ास तौर पे बाहर ना आए, और अगर बाहर आ भी जाए तो ख़ास तौर पे जो अस्पताल है या इसकी वो वाली खिड़की है उस तरफ ना देखें। ये बताती है कि इसके बारे में जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये मालूमात मिली कि गए वक्तों में ये जो अस्पताल था, इस अस्पताल के अंदर किसी औरत की डेथ हो गई थी, और उसकी जो डेथ हुई थी उसका रीज़न इस तरह से था कि गए वक्तों में बहुत सारे लोगों ने जो एहतजाज कर रहे थे या बहुत सारे बलवाइयों ने इस अस्पताल के ऊपर हमला किया था। तो उस वक्त जो अंग्रेज़ डॉक्टर थे या वहाँ पे जो भी स्टाफ मौजूद था वो सारा का सारा वहाँ से भाग चुका था, लेकिन एक औरत थी या एक लड़की थी जो फर्स्ट फ्लोर पे ज़ेरे इलाज थी, और वो चाहने के बावजूद भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। तो ये जितना भी क्राउड था, इस क्राउड ने ना सिर्फ उस अस्पताल को आग लगा दी बल्कि वहाँ पे जितने भी मरीज थे तकरीबन उनमें से सबकी ही डेथ हो चुकी थी। तो कुछ लोगों का यही ख्याल था कि उस अस्पताल के अंदर जो लड़की या औरत नज़र आया करती थी वो उसी औरत की बदरू थी जिसको जला के मार दिया गया था।